एवरीवन, घटना चक्र हिंदी में आप सभी को स्वागत करती हूँ। तो आज का क्वेश्चन है, एलियट का मूर्त विधान भारतीय काव्य शास्त्र के किस तत्व से तुलनीय है? तो इसका आंसर हो जाएगा विभावन व्यापार से। किससे है? विभावन व्यापार से। अब हम इस क्वेश्चन का डिटेल देखते हैं फ्रेंड्स। एलियट ने अपने बहुचर्चित निबंध हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में मूर्त विधान की व्याख्या एवं प्रतिपादन किया है। किसने? तो एलियट ने। उनकी मूर्त विधान की अवधारणा को भारतीय काव्यशास्त्र की विभावन व्यापार से संबंधित अवधारणा के एकदम निकट माना जाता है। मूलतः यह प्रक्रिया अमूर्त के मूर्त अथवा व्यक्तिक के निव्यक्तिक में रूपांतरण की प्रक्रिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। साधारणीकरण की सही व्याख्या है। साधारणीकरण की सही व्याख्या क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। साधारणीकरण वह व्यापार है जिसके द्वारा काव्य सृष्टि में कवि निर्मित पात्र व्यक्ति विशेष न बनकर सामान्य बन जाते हैं। अब हम इस क्वेश्चन का डिटेल देखते हैं। किसी काव्य का श्रोता या पाठक जिन विषयों को मन में लाकर रति, करुणा, क्रोध, उत्साह इत्यादि भावों तथा सौंदर्य, रहस्य, गंभीर्य आदि भावनाओं का अनुभव करता है, वे अकेले उसी के हृदय से संबंध रखने वाले नहीं होते। मनुष्य मात्र ही भावात्मक सत्ता पर प्रभाव डालने वाले होते हैं। उसी से उक्त काव्य को एक साथ पढ़ने या सुनने वाले सहस्रों मनुष्य उन्हीं भावों या भावनाओं का थोड़ा बहुत अनुभव कर सकते हैं। जब तक किसी भाव का कोई विषय इस रूप में नहीं लाया जाता है कि वह सामान्यतः सबसे उसी भाव का आलंबन हो सके, तब तक उसने रस उद्बोधन की पूर्ण शक्ति नहीं आती। इसी रूप में लाया जाना साधारणीकरण कहलाता है। यह सिद्धांत यह घोषित करता है कि सच्चा कवि वही है जिसे लोक हृदय की पहचान हो, जो अनेक विशेषताओं और विचित्रताओं के बीच मनुष्य जाति के सामान्य हृदय को देख सके। इसी लोक हृदय में हृदय के लीन होने की दशा का नाम रस दशा है। अतः साधारणीकरण वह व्यापार है जिसके द्वारा काव्य सृष्टि में कवि निर्मित पात्र व्यक्ति विशेष न बनकर सामान्य बन जाते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। उन्नत मना शब्द का सही अर्थ है। उन्नत मना शब्द का सही अर्थ क्या है? तो उच्च भावों एवं विचारों से युक्त। क्या है उन्नत मना का अर्थ? उच्च भावों एवं विचारों से युक्त। अब हम इस क्वेश्चन का डिटेल देखते हैं। जो उच्च भावों एवं विचारों से युक्त होता है उसे उन्नत मना कहते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं। किसका कथन है? तो इसका आंसर हो जाएगा गासादा तासी का यह कथन है। अब हम इस क्वेश्चन का डिटेल देखते हैं फ्रेंड्स। गासादा तासी ने संवत 1909 ईस्वी के आसपास हिंदी और उर्दू दोनों का रहना आवश्यक समझा था और कहा भी था, यद्यपि मैं खुद उर्दू का
बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को भी भाषा या बोली कहना उचित नहीं। वही गासरतासी आगे चलकर मजहबी कट्टरपन की प्रेरणा से सर सैयद अहमद की भरपेट तारीफ करके हिंदी के संबंध में फरमाते हैं, इस वक्त हिंदी की हैसियत भी एक बोली की सी रह गई है, जो हर गांव में अलग अलग ढंग से बोली जाती है। अब है, हिंदी का ऐसा कौन निबंधकार है जिसके ध्यान में लिखते समय बाण और डंडी रहा करते थे? तो गोविंद नारायण मिश्र। कौन? गोविंद नारायण मिश्र। अब हम इस क्वेश्चन का डिटेल देखते हैं। गोविंद नारायण मिश्र यद्यपि हिंदी के बहुत पुराने लेखकों में थे, पर उस पुराने समय में वे अपने फुफेरे भाई पंडित सदानंद मिश्र के सारसुधा निधि पत्र में कुछ सामयिक और कुछ साहित्यिक लेख ही लिखा करते थे, जो पुस्तकार छपकर स्थायी साहित्य में परिगणित न हो सके। इनकी लेख शैली का पता इनके सम्मेलन के भाषण और कवि और चित्रकार नामक लेख से लगता है। गद्य के संबंध में इनकी धारणा प्राचीन गद्य काव्य की सी थी। लिखते समय बाण और डंडी इनके ध्यान में रहा करते थे। इनके गद्य को समास अनुप्रास में गुथे या शब्द गुच्छों का अटाला कहा गया है। क्या कहा गया है? शब्द गुच्छों का अटाला कहा गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अब हम इस क्वेश्चन का डिटेल देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कविता क्या है शीर्षक के अंतर्गत लिखा है कि कविता मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडलों से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर ले जाती है, जहाँ जगत की नाना गतियों के मामिक स्वरूप का साक्षात्कार होता है और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है। किसने कहा है? तो मैथ्यू अर्नाल्ड ने कहा है। किसने कहा? मैथ्यू अर्नाल्ड ने कहा। मैथ्यू अर्नाल्ड ने कहा, कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है। वर्ड्सवर्थ ने का विचार है। किसका विचार है ये? वर्ड्सवर्थ का विचार है, कविता प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक है, जिसका स्रोत शांति के समय में स्मृत मनोवेगों से फूटता है। शैली के विचार से सर्वसुखी और सर्वोत्तम मनो के सर्वोत्तम और सर्वाधिक सुखपूर्ण क्षणों का लेखा कविता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चंस। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। किसने कहा है? तो ये पंत ने कहा है। किसने कहा है? पंत ने कहा है। अब हम इस क्वेश्चन का डिटेल देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। पंत जी ने काव्य को परिभाषित करते हुए लिखा है, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। परिपूर्ण क्षण से उनका क्या तात्पर्य है यह स्पष्ट नहीं होता। संभवतः उनका आशय, भाव और भाषा की पूर्ण संगति तथा रचनाकार की तन्मयता है। अब हम अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं।
छंदों के चुनाव के विषय में पंत जी लिखते हैं, हिंदी का संगीत केवल मात्रिक छंदों में ही अपना स्वाभाविक विकास तथा स्वास्थ्य की संपूर्णता प्राप्त कर सकता है। बांग्ला भाषा का संगीत आलाप प्रधान होने से बांग्ला के छंद भी हिंदी कविता के लिए सम्यक वाहन नहीं हो सकते। पंत जी कहते हैं, कवित छंद मुझे ऐसा जान पड़ता है, हिंदी का औरस जात नहीं पोष्य पुत्र है, न जाने यह हिंदी में कैसे और कहाँ से आ गया। अक्षर मात्रिक छंद बांग्ला में मिलते हैं, हिंदी के उच्चारण संगीत की ये रक्षा नहीं कर सकते। यह किसने कहा है? तो यह पंत जी ने कहा है। सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में कविता होती है। किसने कहा है? तो यह कॉलरिज ने कहा है। किसने कहा है? कॉलरिज ने कहा है। सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में कविता होती है। यह कथन अंग्रेजी साहित्यकार सैमुअल टेलर कॉलरिज का है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे सबसे मधुर गान वे हैं जिनमें विषाद पूर्ण भाव व्यक्त किए जाते हैं। पंक्ति किसकी है? तो यह शैली का है। किसका है? शैली का है। आलोचना को कला की सजगता किसने कहा है? कला की सजगता किसने कहा है? तो मिडिलटन मरे ने कहा है। किसने कहा है? मिडिलटन मरे ने कहा है। मिडिलटन मरे ने कहा है। चिंता एक है वाक्यांश में रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु सही शब्द है। तो आधी आधी जो है वो सही शब्द है चिंता का। मानसिक पीड़ा की संज्ञा आघी है, जबकि शारीरिक पीड़ा तो व्याधि कहते हैं। अतः चिंता एक मानसिक पीड़ा है। कष्ट प्राय शारीरिक होता है, किंतु अनुभूतियों को व्यक्त करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। रग मतलब नस की व्यर्था रोग कहलाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकी सी विशुद्ध सरस और शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। तो आचार्य शुक्ल ने किस कवि के बारे में यह टिप्पणी की है? तो घनानंद के बारे में। अब हम इस क्वेश्चन का डिटेल देखते हैं फ्रेंड्स। घनानंद की प्रशंसा करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है, इनकी सी विशुद्ध सरस और शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता एवं माधुर्य भी अपूर्व ही है। विप्रलभ श्रृंगार ही अधिकतर उन्होंने लिखा है। ये श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। प्रेम की पीर को लेकर ही इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक और जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने किया है? तो चंडी प्रसाद सिंह ने किया है।
अब है नेक्स्ट को इसी का डिटेल देखते हैं इस क्वेश्चन का। चंडी प्रसाद सिंह द्वारा 1886 ईस्वी में लिखित युवराज की यात्रा शीर्षक से लिखा गया, जो खरग विलास प्रेस बांकीपुर से प्रकाशित हुआ था। इस रचना में उन्होंने प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का जीवन रूप से चित्रण किया है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार इतिहास की प्रधानता इसमें जरूर है, पर सूक्ष्म ब्यौरे आधुनिक रिपोर्टाज जैसे ही दिए गए हैं। डॉक्टर शैली में प्रभाव अभिव्यंजना की ओर ध्यान कम है, पर महत्वपूर्ण बात तो उस काल में इस ढंग से व्रत की उपस्थिति ही है। हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक। राम नरेश त्रिपाठी को भी कहते हैं हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि, और श्रीधर पाठक को भी कहते हैं। बी और सी दोनों इसका आंसर हो जाएगा। अब है इस क्वेश्चन का डिटेल। 1887 ईस्वी में प्रकाशित श्रीधर पाठक की मौलिक काव्य कृति जगत सच्चाई सार और वर्ष 1904 ईस्वी में छपी कश्मीर सुषमा में स्वच्छंदतावादी भाव अनुभूति और कल्पना रंजित दृश्य प्रसार के मधुर कवितापूर्ण चित्र दर्शनीय है। श्रीधर पाठक की स्वर्गीय वीणा कविता में प्रकृति की गतिमयता परोक्ष दिव्य संगीत की ओर रहस्यमय संकेत करती हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्रीधर पाठक को आधुनिक काव्य धारा में सच्चे स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक के रूप में स्वीकार किया है। आचार्य शुक्ल ने राम नरेश त्रिपाठी, मुकुटधर पांडे, माखनलाल चतुर्वेदी, सियाराम शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा, नवीन और सुभद्रा कुमारी चौहान, गुरुभक्त सिंह और भक्त उदय शंकर भट्ट प्रभृति कवियों को मान्यता दी है और इस प्रकार की सच्ची नैसर्गिक स्वच्छंदता के लिए स्वच्छंदतावाद संज्ञा प्रदान की। चूंकि विकल्प में दो उत्तर हैं, श्रीधर पाठक और नरेश त्रिपाठी सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। रोमांटिसिज्म जो है, रोमांटिसिज्म के लिए हिंदी में स्वच्छंदतावाद का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है, तो ब्रज भाषा में रचना जो है वो स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है। अब हम इस क्वेश्चन का डिटेल देखते हैं फ्रेंड्स। स्वच्छंदतावादी काव्य वह काव्य है जिसमें उस भावुकतामय जीवन की प्रधानता हो जो कल्पना की दृष्टि से उद्दीप्त अथवा निर्दिष्ट हुआ हो और जिसमें स्वयं कवि की आत्मा इस कल्पना दृष्टि को सशक्त बनाती एवं निर्देश करती रहती हो। स्वच्छंदतावाद की विशेषता देखते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट पॉइंट है शास्त्र वही मूर्त जो है वो कल्पित देशों, मध्य युग या अतीत युग के राष्ट्रीय गौरव के आकर्षण दृश्य एवं मोहक संस्कृति का मनोहर चित्रण है। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं रंगगत सामंजस्य की अपेक्षा उत्तेजक एकांगी रंगों पर बल देना। थर्ड पॉइंट है प्रकृति को व्यक्तिगत और अव्यवहत प्रत्यक्ष अनुभूति का विषय समझना और विशेष भाव से उसके उदत्त और उद्दाम वेग वाले रूप पर बल देना।
4th पॉइंट है रहस्यवाद और अति प्राकृत तत्व में विश्वास। 5 पॉइंट है स्वप्न लोक, अवचेतन चित्त और आवेश अवस्था की बातें। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कल्पना व्यापार का महत्व जो है वो स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है। अब हम इस क्वेश्चन का डिटेल देखते हैं फ्रेंड्स, और आज का लास्ट क्वेश्चन का डिटेल देख रहे हैं। स्वच्छंदतावादी साहित्य की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यह आंतरिक अनुभूतियों का काव्य होता है। फलतः इसमें भाव आवेग का उच्छल प्रवाह बहता है। यह मूलतः आत्म प्रधान और व्यक्ति परक होता है, अर्थात कवि वहाँ जगत को उतना महत्व नहीं देता जितना अपने को देता है। थर्ड पॉइंट है, यह सभी प्रकार की रूढ़ियों से युक्त होता है, इसलिए इसमें अभिनवत्व और अद्भुतता के तत्व निहित रहते हैं। फोर्थ पॉइंट है फ्रेंड्स, अभिव्यंजना में यह साकेतिक और व्यंजना प्रधान होता है, इसलिए कहीं कहीं रहस्यात्मकता का पुट भी इसमें आ जाता है। किसका? तो रहस्यात्मकता का पुट भी आ जाते किसमें? तो स्वच्छंदतावादी साहित्य की विशेषता में। वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।